हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपकी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन को। ठीक है, उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था। बट आपको मैंने जैसे बताया था कि उसमें जो है दो केस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे सेकेंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है 2A गिव्स प्रोडक्ट P। ठीक है, तो इसके लिए रेट की कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप सीधे सीधे रेट निकाल लेंगे। क्या इज इक्वल्स टू के और a की पावर 2, तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसके लिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू के a माइनस एक्स की पावर 2 कर लेंगे। और इसको हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेट करके इसका हमने पूरा रेट लॉ निकाल लिया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कहां पर, जब हमारे पास सेकंड केस होता है और हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। जैसे a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट P, है ना। अब इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग मान रहे हैं हम। जैसे इसके कंसंट्रेशन में इनिशियली ए मानना, तो इसकी बी मानना, और इसकी कितनी मानना, जीरो। जब टाइम क्या था, जीरो। जब टाइम हो गया तुम्हारा टी, तो सपोज इसकी कितनी बन गई कंसंट्रेशन एक्स, तो इसकी कितनी हो गई बी माइनस एक्स, और यहां कितना रह गया बच्चों, ए माइनस एक्स। इस वाले केस में थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन अलग अलग है ना। अब अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा, इसके लिए इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो देखिए। तो आप सब लोग पहले हेड लगा लेंगे। चलिए, तो आज के लिए सबसे पहले हेड लगा लेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, या ऐसा कीजिए, आप जो आपने लास्ट क्लास में लगाया था एग्जैक्टली वही लगा लीजिए। क्या था मुझे खुद तो याद है नहीं। सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ केस 2, ऐसे हेडिंग लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है केस 2। कब है केस 2, when both the reactants are different। ठीक है, जब दोनों रिएक्टेंट क्या हो, हमारे अलग अलग हो। चलिए, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट B, ऐसा कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, जब टाइम तुम्हारा जीरो था तो इसी कंसंट्रेशन जीरो थी प्रोडक्ट की, और ये कितने थे इनिशियली, जितने हो सकते थे ए और बी थे। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, जब टी टाइम हो गया तो ये कितना बन गया एक्स, तो यहां कितना रह गया बी माइनस एक्स, और यहां कितना रह गया बच्चों ए माइनस एक्स। क्लियर है, इतना देख लीजिए पहले आप। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे हम लास्ट क्लास में करते थे वैसे ही हमने यहाँ पर अभी तक किया है, बस हमने यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन ली है, तो इसलिए हमने एक को ए माना है, एक को बी मान लिया है, और हमने यहाँ पर कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर नहीं है। क्लियर, चलिए अब ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। अच्छा ठीक है, पहले काम करा, आप इसका रेट लिख लीजिए ऐसे ही। ठीक है, मैं लिख देता हूं। क्या लिखेंगे बताइए, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा अगर रिएक्टेंट की टर्म्स लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ टी अपॉन डी टी, और इक्वल्स टू क्या है, चलो ठीक है, ये हो गया इसका। इतना देख लीजिए पहले। तो अब ये तो आपको लिखना पहले से ही आता है ना, इसको तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका एक्सटेंड कर सकता हूं। यहाँ पर क्या इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ रेट कांस्टेंट के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लीजिए पहले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब ऐसा करो, आप रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखो चाहे प्रोडक्ट की टर्म्स में, एक ही बात है, हम प्रोडक्ट की टर्म्स में ले लेंगे क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन करना भी थोड़ा इजी बैठेगा। ठीक है, तो देखिए पी की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, एक्स है ना। जब टाइम टी था तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मान ली थी आपने, एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन dt, प्लस तो है ही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनकी वैल्यूज भी रख दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी मान रखी है आपने, ए माइनस एक्स, और एट द सेम टाइम बी की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, बी माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया बच्चों। क्या हो गया, डिफरेंशियल
रेट लॉ। क्या हो गया? डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो पुराना जैसा ही है, यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं करा। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है, अब हमें निकालना क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और आपको पता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालते हैं? वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, एक्स वाले टर्म्स को एक्स के नीचे लेके आते हैं, डीएक्स के नीचे, और डीटी को हम वहां भेज देते हैं। तो पहले तो आप इसको क्या लिखोगे? dx अपॉन dt इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के a माइनस एक्स और बच्चों b माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक ये आपका क्या हो गया? डिफरेंशियल रेट लॉ। कुछ नहीं किया, बस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पर रेट कांस्टेंट के लगा दिया। कोई किताब वाले के2 लिख देते हैं सेकंड ऑर्डर को दिखाने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो यहां तक नोट करें। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? हमको इसमें वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट करें और मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्या करना है मुझे? अब क्या आया था मेरा इक्वेशन बताइए? dx अपॉन dt इक्वल्स टू के a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेपरेशन करना है पहले। तो क्या करेंगे बताओ? dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल्स टू k और dt। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग इट, ऑन इंटीग्रेटिंग इट क्या आ जाएगा? देखो आपको dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो तो उसको इंटीग्रेट 1 मिनट के अंदर कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगेगी इसमें। ठीक है, नहीं है पता तो मैं बता देता हूं। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, देखो मैं इसको इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं। ठीक है, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको मैं लिख के दे दूंगा, आप उसको ही लर्न करेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक्चुअली में मैं आपको पूरा मैथ्स नहीं सिखा सकता इसके बेस में ना, इसको करने के लिए खाली मैथ्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स वाले तो हो सकता है मुझसे भी जल्दी कर ले, तो फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ तक इसको नोट करें। इसको कोई इक्वेशन कौन सी डालें बताइए? 2 डाल देते हैं। ठीक है, पहले 1 बनाना भूल गया मैं, चलो इसको 1 डाल दो। ठीक है, चलो इक्वेशन 2 तक आप लोग पहले नोट करें। डन? ठीक है, अब हमें यह करना है, नाउ वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसका देखो बच्चों ये जरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। नाउ वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फॉर इंटीग्रेटिंग इट। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है देखो मैं बताता हूं। हम क्या करेंगे? इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? देखो dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो p अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस q अपॉन b माइनस एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। देखो समझ में आया? अब हमारा काम क्या है? अभी इनको p और q की वैल्यूज निकाल के यहाँ पर पुट करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो क्या होगा देखो, पहले तो आप ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो इसका भी। तो यहाँ क्या होगा देखो, dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यहाँ तो ठीक ही है। यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, p के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका? b माइनस एक्स का। इसका टेबल इसमें इतने b माइनस एक्स टाइम जाएगा, और प्लस q का होगा मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स? a माइनस एक्स टाइम। ठीक है, अब क्या होगा? अब इनको कंपेयर करेंगे, ये तो हट गया। अब हमें क्या करना है ना, कंपेयर करना है बच्चों। क्या आ गया आपका यहां पर? देखो dx इक्वल्स टू p b माइनस एक्स q a माइनस एक्स, इतना कुछ आ गया। अब इसकी वैल्यूज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉरी, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। ओके, एक गलत कर दिया मैंने यहां पर, चलो ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये लो dx को हटा। ठीक है, इस वाले टर्म्स को लेते हैं खाली। हाँ, तो यहां पर क्या जाएगा बताइए? 1। हाँ, अब देखिए अब क्या होगा?
कि पी और क्यू की वैल्यूज मैंने निकालनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है, एक्स और एक्स, जो एक्स है मेरे पास वेरिएबल, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे, सॉरी ए और बी की। तो देखो पहले क्या करूंगा मैं, जैसे व्हेन x इक्वल्स टू ए, एक्स को आप ए कंसिडर कर लेंगे तो एक टर्म जीरो हो जाएगा, एक टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बताइए, x इक्वल्स टू ए में इसको ये हट जाएगा, देखो x की वैल्यू a रख दूंगा तो ये क्या होगा, a माइनस ए, जीरो, जीरो से q को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो। देन क्या आ गया बच्चों, 1 इक्वल्स टू p b माइनस ए, x की वैल्यू a रख दी, p की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन b माइनस ए। समझ में आया? सेम टू सेम व्हेन x इक्वल्स टू b, अब आप x की वैल्यू b रखोगे ना तो आपकी q की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे p की निकले q की निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, देखो x इक्वल्स टू b, दिस इज x इक्वल टू b, यस। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा जीरो, b माइनस बी जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो, क्या बचेगा, q a माइनस बी बचेगा बच्चों। ठीक है, q की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन a माइनस बी। ये वैल्यूज आ गई है p और q की। नाउ अब हमें क्या करना है, इन p और q को इस वाली इक्वेशन में रख देना है। देख लो एक बार ध्यान से, p और q की वैल्यू मैंने निकाल दी है और उसको इस इक्वेशन में मुझे अब क्या करना है, उनकी वैल्यूज को रख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो चलिए अब हम इसका ऐसा करते हैं, इस वैल्यूज को यहां पर रख देते हैं। क्या आएगा बताओ हमारा, 1 अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या रखी है बच्चों आपने, p की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 अपॉन b माइनस ए, और नीचे ऑलरेडी यहां पर कौन है, a माइनस एक्स, इस तरीके से, प्लस q की वैल्यू क्या है हमारी, 1 अपॉन a माइनस बी और b माइनस एक्स। देखो यहां तक समझ में आया बच्चों? एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो फिर आपका पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा तो इसके मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कुछ ऐसा कर लिया और बाहर से क्या है इसमें भी ये dx है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा। ठीक है, इसको हटा दिया, अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब ये किसके बराबर है, यहां है, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू। अब टू में आ जाते हैं, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके ये बना लिया। तो क्या हो जाएगा बताइए, फ्रॉम इक्वेशन टू से, तो ये था इसके, ये dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स के बदले क्या रखना है आपको, ये वाली पुट करनी है। रख दूं, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देखो a माइनस बी को यहां से कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, a माइनस सॉरी b माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। चलो तो क्या आएगा देखना, 1 अपॉन b माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स। और यहां पर देखो b माइनस ए तो है नहीं, a माइनस बी है, तो कोई बात नहीं, इसका माइनस बाहर ले लीजिए, फिर b माइनस ए लिख लीजिए, और b माइनस ए लिख के बाहर ले लीजिए, माइनस यहीं छोड़ दीजिए, और क्या बच जाएगा यहाँ पर खाली b माइनस एक्स और dx इक्वल टू k dt, इक्वल टू k और dt। अब हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसका करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है। देखिए अब ये जो है, देखो b और a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है बच्चों, ये है कांस्टेंट, ठीक है, dx, ठीक है, और dx के रिस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन होगा, जिसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में x का ही होगा, इनके ये सब कांस्टेंट चीजें हैं। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो x के साथ इंक्लूड है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम निकाल लेंगे बाहर। आपको भी पता है बच्चों, क्या कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है। ये बचेगा आपका 1 अपॉन b माइनस एक्स और dx, ऐसा कुछ हो जाएगा, इक्वल्स टू k। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, ये भी आपको पहले से पता है, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। दिख रहा है ना यहां तक? आपको समझ में आया नहीं आया यहां तक बताइए? पहले मुझे क्या करा मैंने, एक इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट टर्म था, इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, और इस वाली इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा, और k और t, dt का इंटीग्रेशन t होता है, प्लस चलो यहां पर नहीं करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, k dt लिख लो, ठीक है, यहां पर इसका भी नहीं किया मैंने, तो एक साथ ही करेंगे। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये पार्शियल फ्रैक्शन ये सब करना बच्चों, बायोलॉजी वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, फाइनल आंसर मैं बता दूंगा क्या याद करना है इसको। देखो
कहा गया हमारा ये वाला, ठीक है। इसको मैंने पूरा निकाल के क्या निकाला, ये निकाला। तो आप चाहो तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज आप फाइनल आंसर भी याद कर लोगे बच्चों, उससे भी आपका काम चल जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसको करूं मैं आगे। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो अब आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन a माइनस एक्स dx अपॉन b माइनस एक्स का, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग इट क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन b माइनस एक्स। और अब देखो आपको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं क्या, dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, माइनस लॉन a माइनस एक्स होता है, ठीक है। मैथ्स वालों को तो ये चीजें पहले से याद होंगी, बायोलॉजी वाले अभी यहां पर इसको देख ले, कहीं साइड में लिख ले। क्या समझ में आया, dx अपॉन a माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस लॉन a माइनस एक्स। तो कर दूं फिर मैं इसको यहां पर, ठीक है। तो इसका यहां पर क्या होगा, माइनस लॉन a माइनस एक्स, और वैसे ही उसका क्या होगा, माइनस लॉन b माइनस एक्स। लेकिन यहां पर ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस लॉन b माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया, और इक्वल्स टू के, टी का क्या हो गया आपका, dt का क्या हो गया आपका t, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। इतना हो गया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, फॉर्मूला ये है खाली, याद होगा आपको, ठीक है, हो गया। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको आप थोड़ा सीधा सीधा करके लिख लीजिए, क्या इसको आगे पीछे कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, लॉन b माइनस एक्स और माइनस लॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो ln a अपॉन b, a टर्म ये हो गया, b टर्म ये हो गया इसके लिए, ठीक है। a अपॉन b, b मतलब a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई, ठीक है। अब आपको पता है कि i क्या है, कि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हमें निकाल के इसी वैल्यू में, इसी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाऊंगा बताइए, आपको पता है when at initially when t equals to 0 x equal to 0, जब t आपका 0 था, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, तो आपका x क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, इनिशियल कंडीशन यही तो थी। चलो अप्लाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस ए और लॉन b माइनस एक्स, एक्स क्या है 0, हटा दो, और अपॉन a माइनस एक्स, एक्स क्या है 0, तो b अपॉन a, और इक्वल्स टू के टी, ठीक है। हाँ, टी की वैल्यू क्या है 0 और प्लस आई, तो ये पूरा हो गया 0, तो क्या आ गया आपका 1 अपॉन बी माइनस ए लॉन बी अपॉन ए इक्वल्स टू आई। जब बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका पढ़ाया हुआ। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लो। और मैथ्स वाले कह रहे होंगे क्यों ही पढ़ा रहे हो इतना छोटा सा क्वेश्चन, है ना, तो यही दिक्कत है। चलो कोई नहीं, जब बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, बायो फिजिकल आएगा तो फिर बायोलॉजी वाले बच्चे मजे करेंगे और मैथ्स वाले बच्चे देखेंगे, जैसे अभी बायोलॉजी वाले देख रहे हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ गई है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्या क्या आ जाएगा बताइए, लिख दिया, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 3, वी गेट 1 अपॉन बी माइनस ए लॉन b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई। आई की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन b माइनस ए लॉन b अपॉन ए, देख लीजिए। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें वैल्यू तो k की निकालनी होती है ना, तो k के लिए क्या करूंगा मैं, इसको हटाऊं पहले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज दीजिए वैल्यूज को, k को सेपरेट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां के टी इक्वल्स टू दिस, इसको शिफ्ट करेंगे माइनस दिस, ठीक है। तो के टी इक्वल्स टू क्या आएगा, पहला 1 अपॉन बी माइनस ए लॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और माइनस इसको शिफ्ट करेंगे, माइनस आएगा माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए लॉन ए अपॉन बी, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, यही वो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, अच्छा देखो पहले इसका 1 अपॉन बी माइनस ए कॉमन ले लो दोनों में से, अब ठीक है, ये ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा फिर, ठीक है। अब आपने 1 अपॉन बी माइनस ए को कॉमन ले लिया, इसमें भी था और इसमें भी था, अब अंदर क्या बचा आपका, लॉन
बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और माइनस लॉन ए अपॉन बी बचा। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बच्चों, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो लॉन ए ठीक है अपॉन लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो इसको नीचे जब ए आएगा तो क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर उल्टा करके यहां लिख देंगे ए अपॉन बी। सही है, आ जाएगा ना ऐसा, नहीं समझ में आ रहा तो ए अपॉन बी कर लीजिए। इसकी शिफ्टिंग है, इसकी शिफ्टिंग यहां, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, चलो देखते हैं। अच्छा यार यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया, देखो ये b अपॉन ए है ना, तो यहाँ पर a अपॉन बी लिख दिया, देखो समझ में आया, क्योंकि इसका फाइनल आंसर को गलत लग रहा था। चलिए तो कोई नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे b अपॉन ए। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखो a b माइनस एक्स अपॉन b a माइनस एक्स। एक्चुअली में इसको मुझे इसलिए याद आया क्योंकि a के साथ b वाला टर्म आता है और b के साथ a वाला टर्म होता है, ये मुझे याद था इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है कोई नहीं, लॉन ये लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू, तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दीजिए और लॉन को जो है बेस 10 लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए बाय द मल्टीप्लाइंग ऑफ 2.303 अपॉन टी, और यहाँ क्या है ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए, इसे क्या लिखेंगे लॉग ए b माइनस एक्स b a माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों इसका फाइनल एक्सप्रेशन, किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्लियर है, क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो थोड़ा लंबा था। अब देखिए जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो सीधे सीधे इसकी वैल्यूज याद कर ले, जैसे क्या पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो निकल के आई थी वैल्यू उसको याद कर लो कि भाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन इतना होता है। ठीक है, हो सकता है उसको इंटीग्रेट करके याद कर लो, नहीं है इतना सब तामझाम तो कोई बात नहीं, आप इसको तो याद कर ही सकते हो। हालांकि इससे क्वेश्चन कम ही आता है और वैसे देखा जाए तो सेकंड ऑर्डर कम पूछता है, फर्स्ट ऑर्डर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर का पूछ भी लेगा ना तो ये वाला केस तो कम ही पूछता है, वो नॉर्मल केस जो है 2a गिव्स प्रोडक्ट p वाला से पूछ लेता है, उसी के क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है, इससे आपका कुछ नहीं पूछता जाता। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस उसने दे दिया कि इस केस में करो कि जब डिफरेंट ऑर्डर क्या कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तब बच्चों फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स वाले तो पूरा कर सकते हैं, बायोलॉजी वालों को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा उसका इंटीग्रेशन का, कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करके क्या वैल्यूज आती है डायरेक्ट रख के इसका आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इट इज क्लियर, हटा दो इसको। चलिए, तो ये था बच्चों आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का सेकेंड वाला केस। ठीक है, केस 2 जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर है, चलिए फिर इसको इतना ही खत्म करते हैं, इसके बाद फिर नए लेक्चर में मिलते हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बच्चों आप इसको नोट करें। ठीक है।